स्कंदगुप्त भारतीय इतिहास का एक ऐसा महान योद्धा और सम्राट जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। फिर भी उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिला जैसा उन्हें मिलना चाहिए था, और ना ही उनकी गाथा स्कूली किताबों में मिलती है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त जैसे सम्राट और योद्धाओं के बारे में तो सभी को पता है, पर बहुत कम लोगों को स्कंदगुप्त के बारे में अच्छे से जानकारी है। स्कंदगुप्त का जन्म गुप्त राजवंश में हुआ था। उनके पिता कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। गुप्त वंश का शासन उस समय लगभग पूरे भारत पर था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। कुमारगुप्त की पटरानी का नाम महादेवी अनंता देवी था। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में ही हुनों के आक्रमण शुरू हो गए थे। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात अनंता देवी ने अपने पुत्र पुरुगुप्त को राज सिंहासन पर बैठा दिया, परंतु पुरुगुप्त एक अयोग्य शासक था। उस समय हुन के आक्रमण और तेज हो रहे थे। तब दरबार के प्रमुख अधिकारियों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए स्कंदगुप्त को शासन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंश की राजलक्ष्मी उस समय चंचल हो गई थी, जिसे स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से प्रतिष्ठित किया। जूनागढ़ के लेख से पता चलता है कि सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने स्वयं उसका वर्णन किया था। स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं पर इसका अंकन भी मिलता है, जिसके मुख पर बाएं भाग पर लक्ष्मी और दाएं भाग पर राजा का चित्र है, जिसमें लक्ष्मी राजा को कोई वस्तु प्रदान करती हुई चित्रित की गई है। इस प्रकार स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बर्बर हुनों की पराजय थी। हुन मध्य एशिया में निवास करने वाले एक खानाबदोश बर्बर जाति थी। उन्हीं के आक्रमण के कारण यूची लोग अपना निवास स्थान छोड़कर शक स्थान की ओर बढ़ने के लिए बाध्य हुए थे। हुन के आक्रमण का ही परिणाम था कि शक और यूची लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। कालांतर में हुन की दो शाखाएं हो गई, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा के हुनों ने सुदूर पश्चिम में आक्रमण कर रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। पूर्वी शाखा के हुनों ने हिंदुकुश पर्वत को पार कर पहले गांधार पर कब्जा किया, फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती देने लगे। हुन जहां से भी गुजरते वहां खूब लूटपाट करते, मर्दों को मार देते और स्त्रियों को अपने साथ ले जाते थे। राज अभिषेक के उपरांत स्कंदगुप्त ने अपनी सेना को ललकारा और देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया। हुनों से युद्ध के समय स्कंदगुप्त की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। उस समय हुनों का नेता संभवतः खुशेनवाज था। भीतरी के स्तंभलेख के अनुसार हुनों की सेना 3 लाख थी, जबकि गुप्त वंश की सेना 2 लाख थी। स्कंदगुप्त ने अपने सैनिकों को ललकारा और कहा, अब मातृभूमि पर बलिदान होने का समय आ गया है। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार स्कंदगुप्त की हुनों से इतनी भयंकर मुठभेड़ हुई जी कि संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी, किंतु अंत में स्कंदगुप्त की विजय हुई और उसने हुनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस विजय के कारण उसकी अमल शुभ कीर्ति पूरे भारत में गाई जाने लगी। इस वीर कृत्य के कारण वह समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का अधिकारी हो गया। मंदसौर के अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के प्रारंभिक कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए वकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, किंतु स्कंदगुप्त ने वकाटक शासक को पराजित कर फिर से इस प्रदेश पर अपना अधिकार सुदृढ़ किया। स्कंदगुप्त ने नागवंशी राजाओं को पराजित किया और गुप्त वंश के शासन को फिर से सुदृढ़ किया। यद्यपि स्कंदगुप्त ने किसी नए प्रदेश को जीतकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, किंतु उसके अभिलेखों और सिक्कों के व्यापक प्रसार से लगता है कि उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य पूर्णतः अक्षुण्ण बना रहा। वस्तुतः उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला वह अंतिम गुप्त सम्राट था। स्कंदगुप्त के समय सोने की मुद्राएं कम पाई गई हैं। जो स्वर्ण मुद्राएं मिली है उनमें आरंभिक गुप्त मुद्राओं की अपेक्षा में सोने की मात्रा कम है। इससे प्रतीत होता है कि हुनों के साथ युद्ध के कारण गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। स्कंदगुप्त महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। स्कंदगुप्त धर्मनिष्ठ वैष्णव था और उसकी उपाधि परम भागवत की थी। उसने भीतरी में भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी उसकी नीति उदार थी, जिसके कारण अन्य धर्म भी स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे थे। स्कंदगुप्त उदार, दयालु और प्रजावत्सल सम्राट था। उनके शासनकाल में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध थी। उनके शासन के समय भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था,
जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा था। स्कंदगुप्त ने अतुल धन व्यय करके 2 माह के भीतर इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। गुप्त वंश के महान शासकों की श्रृंखला में स्कंदगुप्त अंतिम था। 467 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।